प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 1919 का अधिनियम। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 1909 के अधिनियम के बाद भारत की क्या स्थिति थी, या 1909 के अधिनियम से भारतीयों में क्या प्रतिक्रिया हुई और किन बातों को लेके भारतीयों ने असंतोष व्यक्त किया। और इसी को देखते हुए 20 अगस्त 1917 की भारत मंत्री मॉन्टेग्यू ने घोषणा की। परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए ही भारत मंत्री ने अपनी घोषणा में उत्तरदायी शासन का जिक्र भी किया था। और उसके बाद भारत मंत्री भारत आए और उन्होंने तत्कालीन वायसराय चैम्सफोर्ड से मुलाकात कर भारत का दौरा किया और भारत की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद इन्होंने 8 जुलाई 1918 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। क्योंकि इस रिपोर्ट में वायसराय और भारत मंत्री दोनों की ही सहमति थी, इसीलिए इस रिपोर्ट के आधार पर बनाए गए 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। यह सुधार अधिनियम पारित तो 1919 में हुआ, लेकिन इसे लागू 1921 में महारानी विक्टोरिया के पुत्र ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा किया गया था। अब इस अधिनियम में ऐसी क्या विशेषताएं थी या ऐसे क्या विशेष प्रावधान थे जो 1909 के अधिनियम में नहीं थे। तो देखिए, सबसे पहले इस अधिनियम में 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि इसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है, और यही घोषणा 1919 के अधिनियम का आधार थी। इसके अलावा ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का गठन किया गया एवं भारत सचिव के कुछ कार्य उसे स्थानांतरित कर दिए गए। 1919 का अधिनियम एक अल्पकालीन योजना थी। 1919 का अधिनियम अल्पकालीन योजना इस संदर्भ में थी कि इसकी एक धारा में कहा गया था कि 10 वर्ष बाद अधिनियम के व्यवहारिक रूप की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति होगी, यानी कि इसके अंतर्गत वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था कि ये अधिनियम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस स्तर तक सफल रहा। दूसरा, ये अधिनियम लिखित रूप में था। इस संविधान या इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि यह लिखित तथा आलेखित था। इसमें कुछ अभिसमयों का भी समावेश हो गया था, परंतु वे महत्वपूर्ण न थे। जैसे हस्तांतरित विषयों के क्षेत्र में परामर्श देने के लिए नियुक्त मंत्री विधान परिषद के सदस्य होते थे और वित्त अधिनियम पर प्रतिवर्ष पारित किया जाता था। इसकी तीसरी विशेषता थी अपरिवर्तनशीलता। 1919 का संविधान इस अर्थ में अपरिवर्तनशील था कि भारतीय विधानमंडल को
उसमें परिवर्तन लाने का अधिकार नहीं था। संविधान में परिवर्तन करने का अंतिम अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट को था। भारतीय विधानमंडल उसके अंदर विधायी निकाय थे। इसकी अगली विशेषता थी विकेंद्रीकरण। इस अधिनियम में विकेंद्रीकरण नीति को अपनाया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। हस्तांतरित विषयों के प्रशासन में प्रांतों को काफ़ी स्वायत्तता प्रदान की गई। प्रांतीय विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता न रही। प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। प्रांतों को रुपया उधार लेने, कर लगाने तथा वसूलने का अधिकार दिया गया। यद्यपि भारत सरकार की सर्वोच्चता कायम रही, फिर भी प्रांतों को निजी क्षेत्रों में कार्य करने की पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की गई। अगली विशेषता थी अनुत्तरदायी केंद्रीय सरकार। भारत सरकार पूर्ववत अनुत्तरदायी बनी रही। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी थे, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के प्रति नहीं। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उन्हें त्यागपत्र देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। इसकी अगली विशेषता थी सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार। 1909 के सुधार अधिनियम द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का जो बीजारोपण किया गया था, उसको इस अधिनियम ने और बढ़ाया। 1919 के अधिनियम द्वारा इसे न केवल मुसलमानों तक सीमित रखा गया, बल्कि अन्य संप्रदायों में भी इसको बढ़ा दिया गया। मुसलमानों, सिख, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों को विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। आगे देखिए, इसकी अगली विशेषता थी केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का विभाजन। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना को सफल बनाने के लिए प्रांतों को केंद्र से अलग करके उनकी शक्तियों को विस्तृत किया गया। केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों में भेद किया गया तथा प्रांतों को प्रांतीय विषयों के प्रशासन के लिए अधिक स्वाधीनता प्रदान की गई। और इस अधिनियम की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी द्वैध शासन प्रणाली। उत्तरदायी शासन को आरंभ करने के लिए प्रांतों में प्रांतीय विषयों को 2 समूहों में बांटा गया, जो रक्षित तथा हस्तांतरित कहलाए। हस्तांतरित विषयों का शासन मंत्रियों के हाथों में रहा, जो विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि संरक्षित विषयों का शासन पूर्ववत कार्यकारिणी परिषद के हाथ में कायम रहा। यही व्यवस्था द्वैध शासन व्यवस्था के नाम से जानी गई। आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। आगे देखिए, इस अधिनियम की अगली जो विशेषता थी वो थी भारत मंत्री तथा ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कमी। मॉन्टेग्यू
जेम्स फोर्ड रिपोर्ट में भारतीय शासन में प्रस्तावित परिवर्तनों को कार्य रूप देने के लिए गृह सरकार के नियंत्रण में कमी करने की सिफारिश की गई। सिद्धांत है भारत मंत्री का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार पूर्ववत बना रहा, लेकिन व्यवहार में भारत मंत्री और ब्रिटिश संसद भारतीय प्रशासन में कम से कम हस्तक्षेप करने लगे। खासकर हस्तांतरित विषयों में उनका हस्तक्षेप लगभग बंद हो गया। संरक्षित विषयों पर उनका वैधानिक नियंत्रण पहले जैसा बना रहा, लेकिन यह परंपरा बन गई कि केंद्रीय व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के एकमत होने पर गृह सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस अधिनियम की अगली विशेषता थी प्रांतों में भेद। 1919 के अधिनियम के द्वारा मद्रास में तमिलनाडु, बम्बई में महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रांत, असम तथा बर्मा गवर्नर के अधीनस्थ प्रांत घोषित कर दिए गए और उनकी शासन प्रणाली भी एक तरह की बनी रही। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत प्रदेश बलूचिस्तान, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह चीफ कमिश्नर के अधीन रखे गए। इस अधिनियम की अगली महत्वपूर्ण विशेषता थी कि केंद्र में 2 सदनों की व्यवस्था लागू की गई और ये 2 सदन थे राज्यसभा और लोकसभा। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के अनुसार लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया और इसी के आधार पर 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। इस अधिनियम में केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था भी लागू की गई। दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किए जाने की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था दोनों सदनों में ही थी। इसके अलावा वायसराय की कार्यकारिणी में 3 भारतीय सदस्यों की अनिवार्यता कर दी गई। वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय समेत 6 सदस्य होते थे, जिसमें एक वायसराय, दूसरा कमांडर इन चीफ, ये दोनों ही ब्रिटिश थे और इनके अलावा 6 में से 3 भारतीय सदस्य होना जरूरी था। इस अधिनियम में पहली बार सीमित रूप से ही सही महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी प्रदान किया गया। केंद्र के बजट को राज्य के बजट से भी अलग कर दिया गया। इसके अलावा भारत मंत्री के वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से न देकर ब्रिटिश राजस्व से देना भी तय हुआ। इसी अधिनियम के अंतर्गत नरेंद्र मंडल, जिसमें रियासतों को 3 श्रेणियों में बांटने की व्यवस्था थी, उसके गठन का सुझाव भी दिया गया और उसी के तहत 1921 में नरेंद्र मंडल का गठन हुआ। इसके अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सुझाव भी इसी एक्ट में दिया गया था। इन सब के अतिरिक्त संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर भारतीयों को सीमित संख्या में मताधिकार
प्रदान किया गया। तो ये थी 1919 के अधिनियम की विशेषताएं, जो कुछ 1909 के अधिनियम के या 9 के अधिनियम से आगे थी। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या इस शासन सुधार अधिनियम से भारतीय संतुष्ट हुए, या ये अधिनियम उनकी आशाओं को, ये अधिनियम भी उनकी आशाओं को पूरा नहीं कर पाया। तो इस अधिनियम के प्रति भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया रही, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।